नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन है जो आपका एग्ज़ाम अभी है 19 और 20 तारीख को, 19-20 फरवरी को AWES यानी आर्मी वेलफेयर का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें TGT, PGT और PRT के लिए फॉर्म अप्लाई किए गए थे, जिसमें से TGT और PGT के लिए पहला पेपर कॉमन होगा सभी के लिए, जबकि PRT के लिए स्पेशल पहला पेपर ही होगा। ये पेपर आपका इंग्लिश में ही होगा, यानी बाइलिंगुअल नहीं होगा। जैसे जो आप अभी तक पेपर देते आए हैं टेट सीटेट, तो उसमें बाइलिंगुअल यानी दो भाषाएं वाला, जैसे हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पर सिर्फ आपका पेपर की लैंग्वेज जो है इंग्लिश में ही होगी, ठीक है। तो इस सेशन में हम जितने भी क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन हैं और हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। आपका रीजनिंग भी है, मैथ भी है और जीए भी होगा। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में करंट भी आ जाता है और बाकी के भी स्टैटिक जीके के भी पोर्शन आ जाता है। दूसरा आपका सीडीपी और पेडागोजी से भी क्वेश्चंस इसमें हैं, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन, जैसा कि दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। ऑप्शन हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको बता दें, क्वेश्चन कह रहा है कि जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, इसका कंस्ट्रक्शन का वर्क किसने पूरा कराया था। देखिए, कंस्ट्रक्शन चालू किसी दूसरे ने कराया था और इसको जो है पूरा किसी दूसरे शासक ने कराया है। तो पूछ रहा है कि किसने इसको कंप्लीट कराया है, तो वो हैं इल्तुतमिश। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इन्होंने कुतुब मीनार बनवाने की स्थापना रखी थी, यानी नींव रखी थी, इन्होंने बनवाना चालू किया था। और इल्तुतमिश जो हैं, इन्होंने इसको पूर्ण कराया था। ये 5 मंजिला इमारत है। तो देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में डिटेल में आपको बता दें। कुतुब मीनार जो है ये 5 स्टोरेज हाई है, यानी 5 मंजिला इमारत आप इसको कह सकते हैं। और ये 73 मीटर ऊंचा एक टावर है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रिक मीनारेट इन द वर्ल्ड है। कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन 1193, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी 1193 में, जिसकी फर्स्ट बालकनी शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये पहला जो फ्लोर है ये 1229 में कंप्लीट हुआ था। फिर इसके बाद जो है कंप्लीट इसने कराया था इल्तुतमिश ने, पूरी 5 मंजिला इमारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बता दें, ये जो कुतुब मीनार है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको दर्जा दिया गया है। मेहरौली एरिया न्यू दिल्ली में ये है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस इज ए राइट। ऑप्शन है गारंटीड टू एवरीबॉडी, टू फ्रीडम गारंटीड टू सिटीजन ओनली, टू इक्वली बिफोर लॉ या फिर टू लाइफ ए पर्सनल लिबर्टी। क्या होगा इसका सही आंसर? तो आपको बता दें, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस इज ए राइट ऑफ टू फ्रीडम गारंटीड टू सिटीजन्स ओनली, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ला पैट्रे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन रेफर्स टू, यानी ला पैट्रिए जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या इसका मतलब होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है द रूल्स ऑफ सिटीजन्स, द फादरलैंड, द रूल्स ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्ची या फिर द सिटीजन्स। तो आपको बता दें, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे दिया गया ला पैट्रे, पैट्री यानी पितृ से ही बना है पिता, ठीक है। तो दिया गया है फादरलैंड, तो ला पैट्रे जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में रेफर कर रहा है द फादरलैंड को, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ collective identity amongst the French people. The ideas of La Patrie means the fatherland and Les Citoyens, अगर ली सिटीजन्स पूछ लिया जाए आपसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या रेफर्स कर रहा है तो ये द सिटीजन को रेफर करता है। एम्फेसाइज द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वी हैव टू एटम्स, हमारे पास दो एटम है जिसमें से है 11Na24 एंड 12Mg24, बोथ ऑफ दीज आर, ऑप्शन है आइसोबर्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या होंगे ये। अब आपको बता दें, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है Na मीन सोडियम होता है और Mg मैग्नीशियम होता है। ठीक है, 11Na24 एंड 12Mg24। अब देखो ऊपर जो दिया गया है 24 दोनों में क्या है, दोनों में सेम है। ठीक है, तो अब देखो दोनों में जब ये सेम है 24 तो इसको बोला जाता है आइसोबार। आप मैथ के फॉर्मेट में जा सकते हैं, अंदाज़ा यानी तुक्का भी मार सकते हैं। बार यानी कोई भी नंबर जैसे दिया होता है 3.64 तो इसके ऊपर ये जो लगा होता है बार यानी खोपड़ी के ऊपर अगर लगा होता है तो उसको बार बोला जाता है। तो सेम है, यहाँ पर भी आप गेस लगाकर ऑप्शन को तुक्का मार सकते हैं कि आइसोबार ही सही होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आइसोबार होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है विच ऑफ दीज मेथड्स कॉजेज सीड्स ऑफ पी डिस्पर्स्ड इन द सराउंडिंग्स। ठीक है, यानी जो आपके जो पी यानी मटर, जो मटर के जो बीज होते हैं ये कैसे उगते हैं, इसका मतलब ये है बाय विंड, बाय वाटर, बाय बस्टिंग, बाय एनिमल्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाय बस्टिंग, यानी अगर आप मटर के बीज को बोते हैं तो ये बीज से फट जाता है। बस्टिंग मीन्स फटना होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बारे में हम बता देते हैं थोड़ा डिटेल में आपको। मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल, क्या होता है सीड डिस्पर्सल बाय विंड। बाय विंड यानी हवा के माध्यम से कैसे इसको डिस्पर्स होता है। यहाँ पर कौन कौन से बीज यानी किस पौधों के बीज जो है बाय विंड डिस्पर्स होते हैं, इसे आप जान लीजिए। देखिए जैसे दिया गया है द सीड्स ऑफ द ऑर्चिड प्लांट, डैंडलन्स, सॉन प्लांट्स, कॉटन वुड ट्रीज एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स हुज सीड आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दें सीड डिस्पर्सल बाय वाटर। वाटर के साथ कौन कौन से होते हैं पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। वाटर से, तो वाटर से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये हो जाएंगे कोकोनट, पाम, मैंग्रोव्स, वाटर लिली, वाटर मिंट आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट हुज सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे दिया गया है सीड डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के माध्यम से, तो हवा के माध्यम से कौन से हो जाएंगे ऑर्चिड प्लांट, डैंडलॉन्स, सॉन प्लांट्स, कॉटनवुड ट्रीज एक्सेट्रा, ये सब हो जाएंगे जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट देख सकते हैं सीड्स डिस्पर्सल बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी जानवरों और पक्षियों के माध्यम से कौन कौन से होते हैं, तो ब्लैकबेरी, चेरी, टोमेटो एंड एप्पल सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन दिस वे। Few species of squirrels collect nuts from different plants like acorns and bury them under the soil। ठीक है, ये एक देख सकते हैं जो एनिमल और बर्ड्स के माध्यम से भी होता है, जैसे डेट, रैम्बेटम, सी ग्रेप्स, सी होली, टैमारिंड, raspberry, sunflower, tomatoes are a few examples of plants whose seeds are dispersed by animals and birds। ठीक है, ग्रेविटी के माध्यम से देख सकते हैं कि सीड डिस्पर्सल बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के माध्यम से कौन कौन से होते हैं सीड्स, ये देख लेते हैं। जैसे दिया गया एप्पल, कोमेलिना, कैना, कोकोनट्स, कैलाबस, पैसन फ्रूट आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स हु सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के माध्यम से होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य का जो शरीर जो होता है इसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या है। 98.4 केल्विन, 98.4 फ़ारेनहाइट, 97.4 फ़ारेनहाइट या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 98.6 जो है ये फ़ारेनहाइट में ही होता है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर फार्मूला अभी आपसे जैसे पूछ लिया जाए फ़ारेनहाइट में, जैसे आपको पता है कि 98.6 फ़ारेनहाइट ये ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर इसको सेल्सियस में चेंज करना हो तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये आपके सामने फार्मूला दिया गया है। इसी फार्मूले के माध्यम से आप इसको सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हैं। सेल्सियस में वैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर। कुछ एनिमल के टेम्परेचर दिए गए हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसे काऊ का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 38.6, सीप 39.1, डॉग 38.9, कैट 38.6 एंड पिग 39.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जैसे दिया गया है सेल्सियस में। तो ये इसके एनिमल्स के नॉर्मल टेम्परेचर हैं। सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाए तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा पिग का है। पिग मीन्स सुअर का सबसे ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर एनिमल्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि पॉइंट सी इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ पॉइंट सी एंड ए, पॉइंट डी इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ई इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट एफ इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड डी। यानी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी डी ई और एफ, तो इसमें से आपको बताना है एफ और डी जो पॉइंट हैं इनके बीच की दूरी क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 21 मीटर, 19 मीटर, 15 एंड 25 मीटर। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आपको बताना है। अब देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग के क्वेश्चन ओरली तो ऐसे किए भी जा सकते हैं, नहीं भी किए जा सकते, लेकिन इसका फिगर आपको ड्रा करना होता है। तो आपको बता दें जैसे दिया गया है पॉइंट सी इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ ए। अब देखो ये आप यहाँ पर बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हो जाएगा। पॉइंट सी इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ ए। देखिए पॉइंट सी इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ ए, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट बी इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ सी एंड ए। अब देखो पॉइंट बी जो है ये बिल्कुल बीचों बीच में है सी और ए के, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। ये 10, ये भी 10 आपका बचेगा, हाफ हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट डी इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ ए। पॉइंट डी इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ ए, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट ई इज ईस्ट ऑफ, पॉइंट ई इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ बी, ये यहाँ पर ई हो जाएगा 8 मीटर, ये भी है। नेक्स्ट है पॉइंट एफ इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। पॉइंट एफ इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, तो ये हो जाएगा एफ, यहाँ पर है ये 11 मीटर। तो अब आपको बताना है एफ और डी के बीच की दूरी। तो अब देखिए ये हो जाएगा, एक मिनट, ये है आपका 11 मीटर। ठीक है, और इसके नीचे ये आपका बच रहा है, यहाँ पर ये 10 मीटर दिया गया है, तो 11 + 10 कितना हो जाएगा 21 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आप फिगर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ बनेगा फिगर। ठीक है, जैसा कि अभी हमने जो आपको ड्रा किया है वो छोटा फिगर था, लेकिन यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। 11 ये ऊपर वाला हो जाएगा, ये 11, और यहाँ से ये जो बचा है ये 10, तो 11 और 10 21 मीटर बचेगा, ये आप देख सकते हैं। अगर डायरेक्शन की बात करते तो डायरेक्शन भी यहाँ से पता कर सकते थे। अभी आपसे पूछ लेता
कि एफ जो है डी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, कि एफ जो है डी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है। तो ये रहा एफ, ये रहा डी, तो ये है नॉर्थ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मैथ का कि राम्स फादर एज इज 10 ईयर मोर देन 5 टाइम्स राम एज, फाइंड द राम्स एज इफ हिज फादर इज 50 ईयर ओल्ड। ऑप्शन है 10, 9, 7 या फिर 8 ईयर। तो अब देखिए एज का क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, देखिए जैसे दिया गया है राम्स फादर एज इज 10 ईयर मोर देन 5 टाइम्स राम्स एज। आप मान सकते हैं कि आपकी जो एज है और आपके पापा की जो एज है, यानी आपके पापा की जो एज है वो आपकी जितनी एज है उसके 5 गुना से 10 साल ज़्यादा है। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए राम्स फादर एज इज, तो अब देखिए ये हो गई फादर की एज, राम के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे ये हो गया राम, राम की 5 गुना है और इससे ये 10 ज़्यादा हो गई। अब देखिए जैसा दिया गया है अगली लाइन में क्या है कि फाइंड द राम्स एज इफ़ हिज फादर इज़ 50 ईयर ओल्ड। अब देखो फादर की एज कितनी है, 50 ईयर एज है, ये यहाँ पर 5 बार हो जाएगा प्लस का 10। तो अब देखिए ये हो जाएगा 50 से जब हम 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 40 बचेगा और इधर ये हो जाएगा r इक्वल टू 40/5, यानी ये 8 बचेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 ईयर, यानी ऑप्शन डी। ये रहा आपके सामने ऑप्शन डी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 16 लेबर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज 20 लेबर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये एक फार्मूला होता है M1D1 इक्वल टू M2D2। इसी फार्मूले में आपको पुट करना है सारी डिटेल और आ जाएगा आंसर। तो 16 लेबर 10 दिन में काम करते हैं, तो 20 लेबर यानी 20 लेबर कितने दिन में काम करेंगे ये आपको बताना। तो D इक्वल टू 8 डेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे दिस ईयर 2021, यानी 2021 में जो एंटी करप्शन डे जो मनाया गया है इसकी थीम क्या है और ये कब मनाया जाता है इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो थीम, इसकी थीम है क्या होगी कि ब्रेक द करप्शन चेन, या फिर यू राइट योर रोल, से नो टू करप्शन, या गो करप्शन, या फिर रिकवर विथ इंटीग्रिटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है 2021 का, इसकी थीम है योर राइट योर रोल, से नो टू करप्शन, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बारे में बताते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं कि एंटी करप्शन डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो एंटी करप्शन डे जो है ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन मार्क्स 9 दिसंबर एज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दें। ये रही आपकी 2021 की थीम। 2021 की थीम क्या है कि योर राइट योर रोल, से नो टू करप्शन। और आपको बता दें 2020 की क्या है थीम, पूछ सकता है कि 2020 की थीम क्या है। तो 2020 की थीम है रिकवर विद इंटीग्रिटी, 2019 यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, ये इसकी थीम है। और द मल्टी ईयर थीम ऑफ द डे इज़ यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन विच फोकसेस ऑन करप्शन एज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स टू अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये रही इसकी थीम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इन अक्टूबर 2021 हु ओन द नोबल प्राइज इन पीस, यानी नोबल पीस प्राइज किसने जीता है 2021 का। ऑप्शन है मारिया रेसा, डेविड जूलियस, डेमेट्री मोरेटोव, या फिर बोथ 1 और 3। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पहला और तीसरा, यानी मारिया रेसा और डेमेट्री मोरेटोव जो हैं ये नोबल पीस प्राइज
2021 का इन्होंने जीता है। ठीक है, बात करते हैं इनके बारे में। तो जर्नलिस्ट मारिया रेसा, यानी मारिया रेसा जो है ये एक जर्नलिस्ट हैं ऑफ द फिलीपींस, यानी फिलीपींस की एक जर्नलिस्ट है। और डेमेट्री मोरोटोव जो है ये रसिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ 2021 का जीता है। ठीक है, दे हैव बीन ऑनर्ड फॉर देयर एफर्ट्स ऑफ सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सपेंशन विच इज़ ए precondition for democracy and lasting peace. Maria Ressa is CEO of Philippines-based new organization Rappler, which Dmitry Moratov is editor-in-chief of Russian newspaper Novaya Gazeta. ठीक है, ये डेमेट्री मोरोटोव की बात करें तो ये जो है चीफ एडिटर हैं रशियन न्यूज़पेपर नोवाया गजेटा के। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में किसने जीता तो ये हैं बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन इन 2021। नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ जो है ये डेविड जूलियस और एरेडम पेडापुएटियन इन्होंने जीता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 27th जॉइंट नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया हेल्ड इन 23 to 24 नवंबर 2021। ऑप्शन है इंदिरा, कॉर्पेट, सिम्बेक्स या फिर गरुड़ शक्ति। तो इसका क्या होगा सही उत्तर, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कॉर्पेट। ठीक है, तो इसके बारे में बता दें आपको। इंडियन नवल शिप यानी INS खंजर इज़ अंडरटेकिंग कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कॉर्पेट विद इंडोनेशियन नवल शिप KRI सुल्तान थाहा सुफियुद्दीन from 23 to 24 November 21. The 37th edition of Corporate between India and Indonesia will also witness participation of maritime patrol aircraft from both nations. They have been carrying out Corporate along the international maritime boundary line twice a year in 2002. इसके बारे में नेक्स्ट है गरुड़। जैसे गरुड़ दिया गया तो गरुड़ के बारे में अगर पूछे तो गरुड़ इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में आर्मी के बीच बायलैटरल एक्सरसाइज होती है। सिम्बेक्स जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। इंदिरा की बात करें तो इंडिया और रसिया के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज होती है। इंडिया और थाईलैंड के बीच में ये कॉर्पेट जो है कॉर्पेट होता है, इंडिया और थाईलैंड के भी बीच में होता है। जैसे ये बाई एनुअल एक्सरसाइज 2005 से चालू की गई थी। 32 एडिशन ऑफ इंडिया एंड थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पेट बिटवीन द इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी वाज कंडक्टेड फ्रॉम 12 to 14 नवंबर 2021। ठीक है, इसके बीच में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी न्यू गेम्स वर एडेड टू 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, यानी 2020 का जो आपका ओलंपिक का गेम हुआ था, इसमें ओलंपिक में नए कितने गेम शामिल किए गए थे? 12, 6, 10 या फिर 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी 5 नए गेम 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जोड़े गए थे। कौन कौन से गेम हैं इसके बारे में भी जान लीजिए। IOC यानी IOC अप्रूव्स 5 न्यू स्पोर्ट्स फॉर ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020। कौन से हैं 5 नए गेम, इसके बारे में जान लीजिए। फर्स्ट बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग, ये 5 गेम इसमें शामिल किए गए थे यानी ओलंपिक 2020 में। टोटल 339 इवेंट हुए थे जिसमें 33 डिफरेंट टाइप यानी 339 इवेंट्स इन टोटल इन 33 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट। टोटल स्पोर्ट की अगर बात करें तो 33 टोटल स्पोर्ट थे जिसमें से 339 इवेंट्स किए गए थे। 15 न्यू इवेंट्स इंक्लूडिंग 3x3 बास्केटबॉल, फ्री स्टाइल, BMX एंड मेडिसन साइकिलिंग। ठीक है, वैसे तो ये गेम 2020 में होने वाला था लेकिन पैंडमिक यानी कोविड-19 पैंडमिक की वजह से पोस्टपोन हो गया था, जो 2021 में हुआ है। और ऐसा जो है 124 साल में पहली बार हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हु इनॉग्रेटेड द मैरीटाइम इंडिया समिट 2021? राजनाथ सिंह, मनसुख एल मंडाविया, नरेंद्र मोदी या फिर नितिन गडकरी। क्या होगा इसका सही उत्तर?
तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इन अक्टूबर 2021 दुबई हैज़ साइंड एन अकॉर्ड टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या फिर यूटीज। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो दुबई है साइंड एन अकॉर्ड टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। इसके बारे में बात करते हैं कि दुबई विल बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल पार्क्स, आईटी टावर, मल्टीपर्पज टावर्स, लॉजिस्टिक सेंटर्स, ए मेडिकल कॉलेज एंड ए स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसके लिए ये साइन किया है दुबई ने। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में बगलिहर डैम जो चिनाब नदी पर है, दुलस्टी डैम चेनाब नदी पर है और झेलम नदी पर है उरियल डैम। ठीक है। नेशनल पार्क्स की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में है डचगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ठीक है, ये नेशनल पार्क है। सलीम अली ये इनको पक्षी राजा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2022। ऑप्शन है 5, 8, 10 और 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो अभी रैंक जो जारी की गई है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI 2022 की जो रैंक रिपोर्ट जो जारी की गई है इसमें भारत की रैंक है 10th। इसके बारे में बात करते हैं तो इंडिया हैज़ रिटेन्ड इट्स स्पॉट एट द 10th रैंक इन द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2022 फॉर द 3rd year in a row. The report was released by German was on the sidelines of the COP26. As a result, the top 3 places in the overall ranking remain empty once again. Denmark placed 4th and is the highest ranked कंट्री इन CCPI 2022। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो इसमें परफॉर्मेंस ऑफ G20 कंट्रीज की परफॉर्मेंस क्या है तो रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 75% ऑफ द वर्ल्ड्स GHG एमिशंस shows the UK 7th, India 10th, Germany 13 and France 17 are 4 G20 countries among the high performers. China is the current biggest polluter and figured at 27th position, falling down 3 spots since last year, while the second highest current emitter US was at the 55th spot in the CCPI 2022. The performance of these countries, which together account for 92% of global greenhouse gas emissions, is assembled in 4 categories: greenhouse gas emissions, renewable energy, energy use and climate policy। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल एंड मोटिवेशन आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल एंड मोटिवेशन, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। चलते हैं इसके डिटेल में कि इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड and manage emotions. Experts agree that this type of intelligence plays an important role in success, and some have suggested that emotional intelligence or EQ might even be more important than IQ. In any case, research has suggested that possessing emotional intelligence skills is linked to everything from decision making to academic achievement. Psychologist and author Daniel Goleman have suggested that there are 5 components of emotional intelligence.
कौन कौन से हैं कंपोनेंट्स, इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस। इन सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में जो सोचा जाए, इसके बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज लॉज अप्लाइज टू वी रिमेंबर आवर फर्स्ट डे एट स्कूल और कॉलेज क्वाइट क्लियरली एंड वी कैन रिकॉल इट ईजिली। ऑप्शन है ला प्राइमेसी, ला फ्रीक्वेंसी, ला रिसेंसी और ला टेंडेंसी। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लॉ ऑफ प्राइमेसी इज अप्लाइज टू वी रिमेंबर आवर फर्स्ट डे एट स्कूल और कॉलेज क्वाइट क्लियरली एंड वी कैन रिकॉल इट ईजिली। इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग आल्सो नोन एज द लॉज ऑफ लर्निंग और रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट, प्राइमेसी, रिसेंसी, इंटेंसिटी और फ्रीडम, इसको इस नाम से भी जान सकते हैं। E.L. थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट द प्रोपाउंडर ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी हैज़ डेवलप्ड थ्री प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग दैट लीड टू डेवलपमेंट। दीज लॉज आर लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है? तो इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ ईगरनेस एंड equanimousness to learn something new. Law of exercise, it is based on practice and drills to learn something for a long period. Law of effect it is based on motivation and reinforcements. Here positive feedback is more needed to make the learning experience pleasant for learners. According to Thorndike gave the following secondary laws also. Law of primacy means learning that takes place in the beginning is the best of lasting. Usually we say the first impression is the best. Hence the people should make the right start and be most serious even from the first day. The learning on the first day is most vivid and strong. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेज, यानी स्पोकन जो हम भाषा बोलते हैं इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? फोनीम, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स या फिर मॉर्फीम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इज फोनीम। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए फोनीम हो जाएगा। अगर आपसे पूछे प्योर वावेल तो आपको पता होंगे 5 होते हैं। अगर आपसे प्योर वावेल पूछ लिया जाए तो प्योर वावेल टोटल 12 होते हैं, ठीक है। और इनके साउंड, वावेल के साउंड कितने होते हैं आपको पता होने चाहिए, 20 होते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट के 24 होते हैं। टोटल 44 साउंड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपकी स्क्रीन पे दिया गया कि द न्यू वेरिएंट ऑफ अर्लियर नेशनल लिटरेसी मिशन इज आल्सो नोन एज अक्षर भारत, इंडिया लिटरेसी प्रोजेक्ट, साक्षर भारत या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साक्षर भारत। द न्यू वेरिएंट ऑफ अर्लियर नेशनल लिटरेसी मिशन इज आल्सो नोन एज साक्षर भारत, यानी साक्षर भारत, साक्षर भारत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में बात करते हैं। साक्षर भारत क्या है? सिंस द लॉन्च ऑफ साक्षर भारत द न्यू वेरिएंट ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन इन September 2009 द मिशन हैज़ बीन सेक्शनड इन 372 डिस्ट्रिक्ट्स एंड इट्स फंक्शनिंग इज रिव्यूड पीरियोडिकली. It was formulated with the objective of achieving 80% literacy level at the national level by focusing on adult women literacy. It seeks to create awareness of social disparities and a person's deprivation on the means for its amelioration and general well-being. It has 4 border objective. 4 border objective कौन कौन से हैं इसके बारे में देख लेते हैं. Imparting functional literacy and numeracy to non-literates. Next है acquiring equivalency to the formal educational system. Next, imparting relevant skill development program. And next, promote a learning society by providing opportunities for continuing education. Next question है
इन विच स्टेट मिड डे मील प्रोग्राम वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा इसका सही उत्तर? यानी आपको बताना है कि मिड डे मील जो योजना जो चलाई गई है तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में चालू हुई थी? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे पहले मिड डे मील प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मिड डे मील scheme was first introduced in Tamil Nadu. Behind the midday meal scheme that is reproduced across the country today is Madurai's century-old Saurashtra Boys Higher Secondary School and its legacy of nutritious food. It was introduced under Chief Minister K. कामराज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में चालू किया गया था तो तमिलनाडु के कामराज सीएम थे, इनके शासन में चालू किया गया था। दिस प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नमेंट स्कूल्स टू प्रोवाइड कुक्ड लंचेज टू स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू इंक्रीज स्कूल इनरोलमेंट एंड अटेंडेंस, एड्रेस malnutrition, सोशल एम्पावरमेंट, स्कूल ड्रॉप आउट एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन हंगर। इसके लिए चालू किया गया था। मिड डे मील के बारे में बात करें तो द मिड डे मील वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव बाय 2002। इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम हैज़ बीन चेंज टू पीएम पोषण स्कीम इन सितंबर 2021। पहले तो ये मिड डे मील के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम चालू किया गया है, यानी इसके नाम से जाना जाता है। तो आज का सेशन यहीं तक है। यही जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।